द फोर्स ग्रेटेस्ट इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा सभी डिसिपल रियलम वॉर्स में हिस्सा लेने के लिए हेवंस एलिसियम की तरफ निकलते हैं। टियानमिंग अपने अलावा 2 और प्राइम डिसिपल से मिलता है, जिनमें से एक डिसिपल का नाम युनफेंग होता है एंड दूसरे का नाम लिंगहाओ। लिंगहाओ ज्यादा एनर्जेटिक नहीं होता, जिसे देखकर टियानमिंग उसे कहता है, तुम तो मुकाबले के शुरू होने से पहले ही हार मान रहे हो। लिंगहाओ टियानमिंग से कहता है, मैं ऐसे बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका एक रीजन है। साल में एक बार हमें हमेशा हेवंस एलिसियम से बेइज्जत होना पड़ता है। ताइवी डिसिपल्स की सारी जनरेशन बुरी तरीके से हारती और बेइज्जत होती है, यहाँ तक कि उनकी शान भी पूरी तरीके से गायब हो जाती है। हेवंस एलिसियम के होते हम ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड को कैसे ले सकते हैं? जितने भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारी बेइज्जती होगी, यहाँ तक कि वो इस बार पिछली बार से ज्यादा क्रूरता दिखाएंगे। पास्ट में सेक्ट के बीच की बैटल से टाई डिसिपल्स ज्यादातर तो मारे जाते थे और जो भी बचते थे वो प्रैक्टिस करने की हिम्मत ही खो देते थे। लेकिन इस बार हमारे साथ युआन शेंडू था, जो कि हेवनली व्हील रियलम पर था और उसके पास सोल बर्निंग बुक भी थी। हमारी उससे थोड़ी उम्मीदें लगी हुई थी, लेकिन अब युआन शेंडू मारा जा चुका है, इसीलिए हमारी उम्मीदें भी उसके साथ खत्म हो चुकी हैं। लिंगहाओ की बात सुनकर शेंगवान युनफेंग कहता है, तो तुम ये चाहते हो कि युआन शेंडू अभी भी हमारे साथ आए? लिंगहाओ कहता है, नहीं, मैं इस चीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे बस ऐसा लगता है कि सेक्ट के भविष्य को एक बच्चे पर डाल देना बच्चों का खेल है। लिंगहाओ की बात सुनकर टियानमिंग शांत नहीं रहता। वो कहता है, अगर तुम नहीं कर सकते हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बाकी भी नहीं कर सकते। लिंगहाओ कहता है, मैं ये चीज आगे चलकर देखूंगा। अब तभी प्राइम डिसिपल शेंगवान युनफेंग टियानमिंग से कहते हैं, ओ हाँ टियानमिंग, क्या तुमने दूसरे सेक्ट जो कि इस बैटल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ी? टियानमिंग कहता है, हाँ, मैंने उन सभी के बारे में पढ़ा है। 7 एलिसियन चिल्ड्रन और बाकी के 3 सेक्ट्स के बारे में जो कि इस इंटरसेक्ट वॉर में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, मैं उन सभी के बारे में जानता हूँ। युनफेंग टियानमिंग से कहते हैं, जो अभी करंट ईस्टर्न एम्परर रियलम है उसमें 1st रैंक पर हेवंस एलिसियम आता है और 5th रैंक पर हमारा ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट। दूसरे नंबर पे जो सेक्ट है वो है साउथ स्काई सेक्ट। ये सेक्ट ली सेक्रेट क्लैन की दोस्त है। अब क्योंकि 10 साल पहले हेवंस एलिसियम और साउथ स्काई सेक्ट के बीच में एक जंग हुई थी, तब से हेवंस एलिसियम और साउथ स्काई सेक्ट जो हैं वो अलग अलग हो गए और दुश्मन बन गए। ये सुनकर टियानमिंग कहता है, ऐसा लगता है कि साउथ स्काई सेक्ट और ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट के बीच का संबंध इतना भी खराब नहीं है। युनफेंग कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर साउथ स्काई सेक्ट अभी हमारे साथ नहीं होता तो हेवंस एलिसियम कब की हम पर हमला करके हमें दबा चुकी होती। टियानमिंग पूछता है, आखिर साउथ स्काई सेक्ट जो है वो हमारे सेक्ट की क्यों मदद कर रही है? क्या लीसेंट क्लैन के जो एंसेस्टर है उनका इनसे कुछ लेना देना है? युनफेंग कहता है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि जिस व्यक्ति ने साउथ स्काई सेक्ट को ढूंढा था उसका नाम वीशेंग यूयिन था, जो कि लीसेंट क्लैन के फर्स्ट एंसेस्टर ली शेनशाओ की वाइफ थी। कहा जाता है वो दोनों एक दूसरे से अलग इसीलिए हो गए थे क्योंकि उनकी पर्सनालिटीज एक दूसरे से अलग थी। अलग होने के बाद दोनों अपने अपने रास्तों पर निकल गए, जहाँ पर एक ने ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट को ढूंढा और दूसरे ने साउथ स्काई सेक्ट को। हालांकि वो लोग अलग हो गए थे, लेकिन तब भी वो दोस्त थे। उस समय पर फर्स्ट एंसेस्टर के एक लड़का और एक लड़की थी, जिसमें से लड़की को वीशेंग यूयिन ने संभाला। और एक और बात थी, जो फर्स्ट एंसेस्टर की बेटी थी उसके हाथ पर कोई भी बेन रिंग नहीं थी, इसीलिए साउथ स्काई सेक्ट की जो ब्लड लाइन है उनमें से किसी के पास भी बेन रिंग्स नहीं है। लेकिन बावजूद इसके वो अभी भी ली क्लैन से ब्लड रिलेटेड है। टियानमिंग ये सुनकर कहता है, ऐसा लगता है कि जो वीशेंग क्लैन है वो काफी ज्यादा रेयर है। क्या वो ईस्टर्न एम्परर रियलम से है? युनफेंग कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि वीशेंग यूयिन जो है वो फर्स्ट एंसेस्टर से एंशिएंट गॉड रियलम में मिली थी और वहाँ से वो उनका पीछा करते करते ईस्ट एम्परर रियलम में आ गई। टियानमिंग पूछता है कि आखिर ये एंशिएंट गॉड रियलम क्या है? इस चीज का जवाब देते हुए युनफेंग कहते हैं कि ईस्टर्न एम्परर रियलम जो है वो एक ऐसा टाउन है जो कि एंशिएंट गॉड रियलम से कनेक्टेड है। एंशिएंट गॉड रियलम में रूल्स और गवर्नमेंट है और जो सैक्रेड हेवन पैलेस के एम्परर है वो ईस्टर्न एम्परर रियलम के गवर्नर हैं। ये सब बातें सुनकर टियानमिंग शॉक्ड हो जाता है एंड खुद से कहता है,
मैं तो हमेशा से सिर्फ यही सोचता था कि एंशिएंट गॉड रियलम एक सीक्रेट दुनिया है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि ईस्टर्न एम्परर रियलम जो है वो एंशिएंट गॉड रियलम का एक पार्ट है। यूनफेंग टियानमिंग से कहते हैं जो एंशिएंट गॉड रियलम है वो एक एंशिएंट डायनेस्टी है जिन्हें की गॉड रियलम जो कि गॉड्स को पैदा करती है उसके नाम से जाना जाता है। इसीलिए ईस्टर्न एम्परर रियलम जैसी जगह को रूल करना एक अजीब बात नहीं है। जो एंशिएंट डायनेस्टी की हिस्ट्री है वो ईस्टर्न एम्परर रियलम से भी ज्यादा पुरानी है। ये सुनकर टियानमिंग कहता है मैं समझ गया। फेंग्यून टियानमिंग से कहते हैं तुम्हें एंशिएंट गॉड रियलम के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जब तुम सेंट रियलम में पहुंचोगे तो तुम्हें एंशिएंट गॉड रियलम में जाने का मौका मिलेगा। टियानमिंग कहता है मैं समझ गया शेंगुआन ब्रदर, क्या तुम मुझे ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड और प्राइम टावर के बारे में और बता सकते हो? यूनफेंग कहते हैं ये दोनों दिव्य चीजें जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें भगवान ने बनाया है। जब फर्स्ट एंसेस्टर एंशिएंट गॉड रियलम में थे तो जो एंशिएंट गॉड रियलम के उस समय के राजा थे उन्होंने ईस्ट एम्परर रियलम को गार्ड करने के लिए इन जैसी दिव्य और शक्तिशाली चीजों को फर्स्ट एंसेस्टर को दिया। जो ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड है उसे एम्परर स्वॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है और जो प्राइम टावर है उसे टावर ऑफ इमॉर्टैलिटी के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों चीजों में दिव्य शक्तियां हैं, लेकिन ईस्टर्न एम्परर रियलम की इंटायर हिस्ट्री में कोई भी सिवाय फर्स्ट एंसेस्टर के इन दोनों चीजों की ट्रू पावर को नहीं निकाल पाया और इस्तेमाल कर पाया। फर्स्ट एंसेस्टर सिर्फ वो इकलौते आदमी थे जिन्होंने की प्राइम टावर और ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड की ट्रू पावर को बाहर निकाला और इस्तेमाल किया, और इसीलिए फर्स्ट एंसेस्टर की डेथ के बाद जो प्राइम टावर था उसे हॉली माउंटेन पर रख दिया गया जो कि ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट में है, और वहां पर रहकर वो ऑरा को मेंटेन कर सके और सेम टाइम पर एक हॉली प्लेस बन पाए ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट के डिसिपल्स की ट्रेनिंग के लिए। प्राइम टावर को कोई भी नहीं ले सकता सिवाय उस पावर के जो कि ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट को खत्म कर दे और ग्रैंड ओरिएंट सेक्रेड माउंटेन को हथिया ले। अब अगर ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड की बात की जाए तो उसे जनरेशन टू जनरेशन ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट के एम्परर के द्वारा पास डाउन किया गया, लेकिन पिछले 1000 साल से ली सेंट क्लैन की पावर जो है वो काफी ज्यादा कम हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड को गवा दिया और उनके गवाने के बाद उसे साउथ स्काई सेक्ट ने ले लिया। उसके कुछ समय बाद हेवेंस एलिसियम खड़ा उठा और उसने साउथ स्काई सेक्ट से ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड ले ली। जो ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड है वो एक दिव्य चीज है जिसे कि एंशिएंट गॉड रियलम के एम्परर ने फर्स्ट एंसेस्टर को दिया। ये चीज दूसरों के लेने के लायक नहीं है। दूसरे सेक्ट्स को पता लगा कि ली सेंट क्लैन जो है वो अब इतना शक्तिशाली नहीं रहा है पहले जैसे। वो लोग ये भी जानते थे कि वो ईस्टर्न एम्परर रियलम को इतनी आसानी से हथिया नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने एक तरीका ढूंढा। ये सुन टियानमिंग कहता है उस तरीके से तुम्हारा मतलब है सेक्ट्स के बीच की बैटल, है ना? यूनफेंग कहते हैं हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर हेवेंस एलिसियम को एंशिएंट गॉड रियलम का डर नहीं होता तो वो ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड को कभी भी किसी को नहीं लेने देते और ना ही तब किसी को फाइट करने की जरूरत पड़ती। इस चीज को सुनकर टियानमिंग कहता है मैं पहले ही सोच रहा था कि अगर हेवेंस एलिसियम इतना ज्यादा शक्तिशाली है तो उन्हें इंटरसेक्ट बैटल को रखने की क्या जरूरत है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो ये सब एंशिएंट गॉड रियलम के डर की वजह से करते हैं। अब तभी घाओ लिंग घाओ कहता है सिर्फ यही नहीं, पिछले 1000 साल से ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट कभी ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड को ले ही नहीं पाया। ना केवल ये, टाई डिसिपल्स की हर जनरेशन इन बैटल में हुई चोटों की वजह से काफी ज्यादा इंजर्ड होकर ही घर वापस लौटते थे। यहाँ तक कि उन्हें मेंटल डिसऑर्डर्स तक भी हुए। कुछ को मेंटल डिसऑर्डर तो कुछ ने अपनी कल्टीवेशन ही गायब करवा ली। 1000 साल में लगभग 100 जनरेशन है टाई डिसिपल्स की। इन सभी ने अपनी सम्मान खोया है, अपने दिमाग खोए हैं, यहाँ तक कि दूसरों से बेइज्जत हुए हैं। वो बिल्कुल गुमशुदा कुत्तों की तरह हैं। लिंगाओ की ये बातें सुनकर टियानमिंग खुद से कहता है अब मुझे समझ में आया कि ये पहले ऐसे क्यों बात कर रहा था। दूसरों से 1000 साल तक बेइज्जत होना पहले ही काफी ज्यादा दर्दनाक है। हेवेंस एलिसियम, साउथ स्काई सेक्ट, ऑनिक्स सेक्ट, क्लाउड मिस्ट स्वॉर्ड सेक्ट एंड ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट, इन सभी सेक्ट के टॉप डिसिपल्स जो हैं वो ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड के लिए compete करेंगे एक दूसरे के साथ। चलो अब देखते हैं कि आखिर में ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड किसको मिलेगी।
चलो देखते हैं कि इस बार कौन आखिर में हंसता है। कोई भी ये नहीं सोचेगा कि वो ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट होगी। अब तभी एल्डर फेंक्यून कहते हैं जो सेक्ट के बीच की बैटल होती है वो हेवंस एलिसियम में होती है। रूल्स के अकॉर्डिंग हेवंस एलिसियम से 7 एलिसियन चिल्ड्रन और बाकी 4 अदर ग्रेट सेक्ट से 7 अलग अलग लोग आकर इंटरसेक्ट बैटल में लड़ते हैं। लेकिन इस बार 4 ग्रेट सेक्ट से 15 लोग हैं जो कि इस बैटल में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसीलिए इस बार इन 15 लोगों में से सिर्फ 7 ही लोग होंगे जो कि हेवंस एलिसियम में जा पाएंगे। बाकी के बचे हुए 8 जो हैं वो पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे। सेक्ट के बीच की बैटल से पहले सभी 15 डिसिपल्स को टोंगटियान रोड के ऊपर के स्काई तक पहुंचना होगा। हेवंस एलिसियम ने काफी ज्यादा बीस्ट को तैयार करके रखा हुआ है। तुम्हारे रास्ते पर कांटे बिछे हुए हैं ताकि तुम्हें रोका जा सके। तुम्हें बस स्काई के बीच में आने वाले रास्ते को पार करना है और सबसे पहले 7वां पहला व्यक्ति बनना होगा जो कि हेवन एलिसियम में चढ़ा हो। तुम तीनों को अपना बेस्ट देना है ताकि तुम अपनी जगह को ले पाओ, नहीं तो तुम स्काई तक पहुंचने वाले रास्ते को भी पार नहीं कर पाओगे और उससे पहले ही फेल हो जाओगे। अब कुछ समय उड़ने के बाद वो लोग हेवंस एलिसियम के एंट्रेंस गेट तक पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचकर एल्डर फेंक्यून कहते हैं चलो एंट्रेंस गेट पर चलते हैं हेवंस एलिसियम के, ताकि हम रजिस्टर कर सकें। वहां पर चलकर ये शॉकिंग और दूसरों का इंतजार करते हैं और उसके बाद साउथ स्काई सेक्ट से मिलने चलते हैं। अब वो लोग रजिस्टर करने के बाद एल्डर ये शॉकिंग से मिलते हैं। एल्डर फेंक्यून एल्डर शॉकिंग से कहते हैं अब हम लोग वापस मिल चुके हैं तो अब हमें टियानमिन को प्रोटेक्ट करना होगा और युवान फैमिली से सावधान रहना होगा। अब वो लोग साथ मिल जाते हैं। एल्डर शॉकिंग कहते हैं चलो अब साउथ स्काई सेक्ट के लोगों से मिलते हैं। ये सुन एल्डर फेंक्यून कहते हैं हाँ मैंने सुना है कि उनमें से काफी लोग यहाँ पर आने वाले हैं। ये सुन टियानमिन थोड़ा शॉक हो जाता है। अब तभी साउथ स्काई सेक्ट के एम्परर वीशेंग टियानलैन वहाँ पर आते हैं एंड ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट के सभी लोगों को ग्रीट करते हैं। एल्डर फेंक्यून साउथ स्काई सेक्ट के एम्परर को अच्छी तरीके से ग्रीट करते हैं। अब जैसे ही टियानमिन साउथ स्काई सेक्ट के एम्परर वीशेंग टियानलैन को देखता है तो वो खुद से कहता है ये सेक्ट एम्परर जो हैं वो काफी ज्यादा यंग दिखते हैं। ये बिल्कुल एक टीचर के एज के हैं। ना केवल ये काफी ज्यादा हैंडसम भी हैं। सच में ये तो वुमेन से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। अब टियानलैन एल्डर शॉकिंग को काउंसिल एल्डर बनने पर बधाई देते हैं। ये सुन ये शॉकिंग कहते हैं ऐसा लगता है कि मेरा लक जो है वो तुम्हारी तरह नहीं है, तुम्हारा लक काफी अच्छा है। अब एम्परर टियानलैन अपनी बेटी रुओसू को आगे बुलाकर सभी को ग्रीट करने के लिए कहते हैं। उनकी बेटी उनका कहा हुआ मानती है। वो आगे आती है और ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट से आए हुए सभी मास्टर्स और ब्रदर्स को अच्छी तरीके से ग्रीट करती है। रुओसू को इतना ज्यादा खूबसूरत देख टियानमिन खुद से कहता है आखिर साउथ स्काई सेक्ट के लोग जो हैं वो क्या खाते हैं। उनके सभी मैन जो हैं वो काफी ज्यादा हैंडसम हैं और जितने भी वुमेन और लड़कियां हैं वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल। अब तभी ये शॉकिंग कहते हैं ये तो बिल्कुल ही बदल चुकी है। जब आखिरी बार मैंने इसे देखा था तब ये 8 साल की थी, अब ये 18 साल की है। ये तो बिल्कुल एक देवी की तरह लग रही है जो कि आसमानों से उतर कर आई हो। सच में मुझे काफी ज्यादा जलन हो रही है। यहाँ तक कि एम्परर टियानलैन मुझे तो आपसे भी जलन हो रही है। आपने इस उम्र में एक फैमिली स्टार्ट कर ली और अभी तक मैं तो सिंगल ही हूँ। एम्परर टियानलैन कहते हैं मेरी बेटी के अलावा साउथ स्काई सेक्ट से 3 और डिसिपल हैं जो कि इस इंटरसेक्ट बैटल में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। दूसरा डिसिपल जो पार्टिसिपेट करने वाला है वो है वीशेंग क्विंगलुआन। क्विंगलुआन ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट से आए हुए लोगों को अच्छी तरीके से ग्रीट करता है। अब तीसरा डिसिपल जो होता है वो होता है बाई टाइजुन जो कि ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट को अच्छी तरीके से ग्रीट नहीं करता। चौथा नंबर पे आता है शी मैंगलिन और ये व्यक्ति भी ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट से आए हुए लोगों को ग्रीट नहीं करता है। अब तभी एल्डर ये शॉकिंग अपने सभी डिसिपल से कहते हैं तुम तीनों मेरी बात सुनो। तुम्हें इन डिसिपल्स के साथ अपनी अच्छी तरीके से बनानी है और एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से बात करनी है। अब जैसे ही एम्परर टियानलैन युवान शेंडू को वहाँ पर नहीं देखते तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं एंड वो ये शॉकिंग से कहते हैं आखिर युवान शेंडू कहाँ है, वो क्यों नहीं आया। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।